साथियों नमस्कार। साथियों हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने कई वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। लंबे समय से हमने एक नया वीडियो अपलोड नहीं किया है जिसमें आप लोग मेरे से शिकायत भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द अगला वीडियो लेकर के आइए। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें हमने ये जाना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमने ये जाना कि मानव पूरी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे फैला, और उसके बाद मानव ने एक जगह पर बसना स्टार्ट किया। जब किसी एक जगह पर मानव बसने लगा तो वहां पर सिविलाइजेशंस बनी, यानी कि सभ्यताएं बनी। दुनिया में ऐसी कई सभ्यताएं बनी, लेकिन चार बड़ी सभ्यताएं थी, प्रमुख सभ्यताएं थी, जिनमें आज भी हम कई चीजें खोज रहे हैं, पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं, लेकिन काफी ज्यादा मॉडर्न सभ्यताएं थी आज के कंपैरिजन में। जिनमें से चार जो सभ्यताएं हैं वो एक आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है जो इजिप्ट में थी, नील नदी के किनारे। सिविलाइजेशन सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही होती हैं क्योंकि नदियों के जरिए पानी मिल जाता है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं और पीने के काम में भी कर सकते हैं। दूसरी थी आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एरिया याद रखना, ये वाला, ये कौन सा रीजन है जो आज इराक, सीरिया, थोड़ा सा ईरान, सऊदी अरेबिया, ये वाला जो रीजन है यही है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एकदम दिमाग में बैठा लेना क्योंकि इसी पे चर्चा करेंगे मैं भी। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी जो इंडस नदी के किनारे थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और ऐसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन थी, हुआंग हे वैली में बसी हुई थी। ये चार बड़ी सभ्यताएं थी जिनमें हमने एक हल्का सा ओवरव्यू जाना था, क्या था क्या नहीं था। सिविलाइजेशन जब बस गई, आदमी एक जगह रहने लगा, तो धीरे धीरे आदमी ने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया और फिलोसफिकल होने लगा, जिसमें वो कुछ मॉरल्स लेकर के आया, कुछ एथिक्स लेकर के आया, भगवान की संकल्पना आई और धर्म आए। फिर धीरे धीरे धर्मों का विकास हुआ, रिलीजन का विकास हुआ, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि कैसे यहूदी धर्म दुनिया में फैला, कैसे क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, फिर कैसे इस्लाम आया, फिर इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में समानताएं क्या है, पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद या इसके साथ ही एक चीज का और विकास हो रहा था, वो था एम्पायर्स, यानी कि साम्राज्य। सिविलाइजेशन क्या होता है? जब एक कॉमन पद्धति को फॉलो करने वाले लोग किसी एक जगह पर बस जाएं और सबका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट हो और एक विशेष प्रकार की उनकी रहन सहन हो, उसे सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। अब उन्हीं में कुछ लोग ये सोच लें कि मुझे तो नहीं राज करना है, साम्राज्य बनाना है, एम्पायर बनाना है, तो वो एम्पायर बनाने के उद्देश्य से अगर निकल पड़े या उसी सिविलाइजेशन पर अपना डोमिनेंस कर ले तो उसे एम्पायर कह दिया जाता है। दोनों में अंतर ये है। एम्पायर या साम्राज्य को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें तो जैसे आज कोई देश होता है, देश क्या है? जिसकी फिक्स बाउंड्रीज है, जिसमें एक सरकार बैठी हुई है। अब वो सरकार या तो डेमोक्रेटिक हो सकती है, जनता चुनती हो, या ऑटोक्रेटिक हो सकती है, या आपकी कम्युनिस्ट सरकार हो सकती है, वो कैसी भी हो, मतलब केंद्र में कोई ना कोई ताकत जरूर होगी जो उस देश को चला रही होगी। ठीक है, देश की फिक्स बाउंड्री होगी, उसका एक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, एक नीति होगी और एक तरीका होगा डिफेंस करने का भी, यानी कि उसकी आर्मी वगैरह भी होगी। पुराने जमाने में सेम चीज हुआ करती थी बट उसे एम्पायर बोलते थे। उसमें एक चीज अलग थी, वो ये कि उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती थी। एम्पायर का मतलब होता है कि जहां तक मेरी चल रही है वहां तक का क्षेत्र मेरा, वहां कोई बाउंड्री नहीं बनाई जाती थी। जहां तक मेरी चल रही है, अच्छा यहां तक चल रही है, ठीक है, अभी इतना है, हो सकता है कल और बढ़ जाए या हो सकता है कल और कम हो जाए, यू नो, उसे एम्पायर या साम्राज्य कहते थे। पूरी दुनिया में ऐसे कई साम्राज्य बने, अनगिनत साम्राज्य थे। जैसे आप इस मैप के माध्यम से देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी साम्राज्य था, इधर आपके पूरे अफ्रीका में अलग अलग साम्राज्य थे, इजिप्ट का साम्राज्य था, पूरे यूरोप में अलग अलग साम्राज्य थे। इधर आप देखेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में अलग अलग साम्राज्य समय समय पे आए, उदय हुए। इधर मीडिया, मीडिया नाम का जो ये जगह है, ये ईरान है, जैसे पहले मीडिया कहते थे। फिर भारत में अलग अलग साम्राज्य थे। अच्छा, भारत के साम्राज्य और विदेशी साम्राज्यों में फर्क क्या था? इंडिया के जो एम्पायर थे वो डेमोक्रेटिक थे, यानी कि लोकतंत्र में मानते थे। भारत में कोई भी राजा हुआ, उसने अपनी मर्जी से जनता को नहीं चलाया, उसने जनता की सुनी, फिर अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया। अशोका द ग्रेट। विदेशियों में क्या था कि हम ताकतवर हैं, हम जो कह रहे हैं वही होगा, वो दबाते थे जनता को। ये फर्क है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें सबसे गहरी हैं, सबसे पुरानी है अगर देखने जाएं तो। ये अंतर था। आप राम राज्य की ही कल्पना करिए। भगवान राम के साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब होता है कि जहां जनता में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट ना हो, ऐसा माना जाता है। भगवान राम के टाइम में भी अगर एक भी व्यक्ति उनकी किसी नीति से असंतुष्ट है तो उसकी बात को सुना जाएगा और नीति में परिवर्तन किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी।
जहां जनता की बात सुनी जाए। ये हमारे देश की संस्कृति में है, हमारे देश के राजाओं में थी। जब बाद में आक्रमण होने लगे तो कई चीजें बदलती गई और बिल्कुल ही विनाश कर दिया हर चीज का। बट एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वो यही था। खैर, मंगोल एम्पायर, चंगेज खां, आपको पता कितना खूंखार था, इतना बड़ा एम्पायर था उसका। ये अलग अलग एम्पायर थे। इसमें हमें हर एम्पायर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम 3-4 बड़े बड़े एम्पायर पढ़ेंगे। जैसे कि आपका रोमन एम्पायर के बारे में जानेंगे, बड़ा चर्चा में रहता है। ग्रीक एम्पायर के बारे में जानेंगे। ऐसे ही मेसोपोटामिया में भी छोटे छोटे कई सारे एम्पायर हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। धीरे धीरे हम एम्पायर्स के माध्यम से एक कॉमन साइकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर सोचते कैसे थे। आप जान रहे हैं ना, पहले मानव क्या उद्देश्य था उसका, केवल अपना खाना उसे मिल जाए, काम खत्म। फिर खाने की तलाश में उसे पता चला एग्रीकल्चर जैसा भी कुछ हो सकता है, फिर वो एग्रीकल्चर करने लगा। एग्रीकल्चर करना है तो मजबूरी है, उसे एक जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई खेत एक जगह पर है, क्रॉप उगाई है, 7-8 महीने लगेंगे क्रॉप को पूरा फलित होने में। पहले क्या करता था, शिकार करता था, तो शिकार के करने के चक्कर में तो एक जगह से दूसरी जगह कब ट्रांसफर हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन एग्रीकल्चर के चक्कर में तो एक ही जगह रुकना पड़ेगा। जब एक जगह रुकोगे तो फिर फालतू टाइम भी मिलेगा। जब फालतू टाइम मिलेगा तो कुछ सोचोगे भी, आसपास कुछ लोग भी होंगे, उनसे बात भी करोगे। जब बात करोगे, सोचोगे, टाइम होगा, सब कुछ होगा, तो रिलीजन भी निकलेगा, तो सत्ता भी निकलेगी, एम्पायर भी निकलेगा, पैसा का ख्याल भी आएगा, दूसरे को दबाने की कोशिश भी करी जाएगी, फिलोसफीज भी निकलेंगी और बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी निकलेंगे। हर चीज वहीं से निकलती है। ठीक। एम्पायर का एक और देखना चाहे तो देखिए, जैसे ये दुनिया के अलग अलग टाइम पर अलग अलग एम्पायर रहे हैं। जैसे साउथ अमेरिका में देखेंगे तो ये एक अपना आईएनसी एम्पायर है, फिर मंगोल एम्पायर आप देख रहे हैं, फिर आपका ये ह्यून एम्पायर है, फिर हैन एम्पायर है चाइना का, उसके बाद में आपका रोमन एम्पायर, पूरे यूरोप में इसका बड़ा दबदबा रहा है, सबको बिल्कुल इन्होंने तहस नहस करके रखा। ऑटोमन एम्पायर टर्की का, इसको दबाने में अंग्रेजों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, भारत के लोगों का साथ लेना पड़ा। फिर आपका इजिप्शियन एम्पायर हो गया, इजिप्ट वाला, मैकोडेनियन हो गया, इसके बाद रोमन एम्पायर, फिर होली रोमन एम्पायर, बाद में साइरियन हो गया, इसके बाद अलग अलग आते रहे। ठीक है, पर्शियन हो गया। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग एम्पायर या साम्राज्य चल रहे थे। ठीक। एक एम्पायर का उदाहरण और है, ब्रिटिश एम्पायर। ये जितना भी लाल वाला पोर्शन है, ये वो देश है जहां पर ब्रिटेन का या अंग्रेजों का शासन चला है। अंग्रेज लोग कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत में सूर्यास्त कभी नहीं होता। कहने का मतलब पूरी दुनिया में कोई ना कोई देश ऐसा जरूर रहेगा जहां पर सूर्योदय या सूरज चमक रहा होगा। इतना इनका विशाल एम्पायर था। उसी क्रम में हम अगर देखना चाहें तो मेसोपोटामिया के कुछ एम्पायर्स की हम बात करते हैं, जहां पर आज सीरिया आता है, इराक आता है, ईरान आता है, अरेबियन आता है, पेनिनसुला आता है, सारी चीजें, इन सब पे हम बात करेंगे। क्योंकि आज जितनी भी लड़ाइयां हैं, ज्यादातर लड़ाइयां इसी क्षेत्र में हो रही हैं। तो लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इस क्षेत्र का इतिहास क्या है। तो इस क्षेत्र का इतिहास जो धर्म के लिहाज से था वो मैं पहले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि यहां पर जो एम्पायर्स हैं उनका क्या खेल रहा है। तो देखिए, ये एरिया समझ में आ रहा है, मेसोपोटामियन रीजन कौन सा है। ये आपका टर्की वाला पोर्शन हो गया, ये आपका सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, और ये आपका ईरान हो गया। इसको अगर और अच्छे से दिखाऊं तो ये रीजन ये वाला है, देखिए ये रीजन है, इसको जूम कर दिया है एक तरह से। तो इस रीजन में आप देखेंगे एक जगह पड़ती है बेबीलोन, ये बेबीलोन इराक आज का। ऐसे ही इसके ऊपर नॉर्थ में पड़ती है असाइरिया, असाइरियन एम्पायर आया था इसके बाद। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, ये पूरा मामला क्या है, देखिए ये आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन जहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, अपने विशेष प्रकार से अपनी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 नदियां हैं, एक तो आपको ये दिख रही होगी, इसे बोलते हैं यूफ्रेट्स रिवर। क्या बोलते हैं, यूफ्रेट्स रिवर। इसके ऊपर एक आ रही है, इसे बोलते हैं टिग्रिस रिवर। क्या बोलते हैं, टिग्रिस रिवर। इन 2 नदियों पर बसा हुआ है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक चीज। दूसरा, यूफ्रेट रिवर पर एक शहर है, ये एक जगह है, क्षेत्र है, नाम है बेबीलोन। यहाँ के जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, उन लोगों में जब ये बात निकल के आई कि यार ये क्षेत्र तो मिनरल्स के हिसाब से, मेटल्स की इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर कब्जा करें और अपना राज चलाएं। जब ये लोग सामर्थ्यवान हो गए और इन्होंने अपना राज चलाया तो इस क्षेत्र में बेबीलोनियन एम्पायर आया। इनके कुछ समय बाद यहाँ पर ऊपर एक
जगह है, इसे कहते हैं असाइरिया। असाइरिया के लोग जब पावरफुल हो गए और इन्होंने बेबीलोनियन को साइड कर दिया और अपना एम्पायर स्थापित कर दिया, तो उसे कहते थे असाइरियन एम्पायर। इन दो एम्पायर्स का बड़ा दबदबा रहा है इस क्षेत्र में। देखते हैं कैसे। देखिए, एम्पायर क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा क्षेत्रफल जहां पर राजा का दबदबा रहे, राजा की अपनी नीतियां रहें और राजा हर किसी को अपने डोमिनेंस में दबा करके रखे और अपने नियम कायदे कानून लागू कर दे, उसे कहते हैं एम्पायर। ठीक, एम्पायर का जो मामला स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है ब्रॉन्ज एज से। ब्रॉन्ज एज क्या है? लगभग 3300 बीसी से 1200 बीसी के बीच की। इसमें अगर आप 2000 जोड़ देंगे तो आज से वो टाइम आ जाएगा, यानी कि 3300 प्लस 2000 5300 के आसपास, यानी आज से 5300 साल पहले की बात है। प्लस इसमें भी 2000 ऐड कर देंगे, 3200 साल पुरानी तक, यानी 5300 से लेकर के 3200 साल तक का जो गैप है उसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसी एज में हमको रियलाइज हुआ कि मेटल्स भी कुछ होते हैं, उनको भी निकाला जा सकता है। उसी वक्त हमने मिनरल्स पर ध्यान दिया, खनिजों पर ध्यान दिया। उसी वक्त ट्राइबल का माइग्रेशन बहुत हुआ, यानी कि ये सब क्या थे? जनजातीय थी, ट्राइब्स हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। इन लोगों का माइग्रेशन और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनको इन दो चीजों की भनक लग गई थी। इसलिए मेसोपोटामिया रीजन में ट्राइबल्स का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन बहुत तेजी से होने लगा। और एनाटोलियन प्लेट्यू, जो आज टर्की वाला रीजन है, वहां पर भी ये पाया गया कि मेटल्स और बाकी मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। उस तरफ भी इन लोगों का माइग्रेशन बढ़ा। तो जब किसी इकोनॉमिक फायदे के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करोगे तो वहां से रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, यानी कि वहां से भी प्रतिरोध होगा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। कोई ना कोई वहां पे पावरफुल रहा होगा। तो जब प्रतिरोध होगा तो लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी और जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, मतलब एम्पायर बना लेगा अपना। वही होता था। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो किंग बना बाद में जाकर के, वो इसी तरीके से बना था। वहीं पे कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि हमें ये सब करना चाहिए। उन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा, ये सब मार काट सब बहुत हिंसा करते थे ये लोग, और अपना स्थापित वहां पर किया, जिसे बेबीलोनियन एम्पायर कहते हैं। ठीक है, देखिए, ट्राइबल वर्सेस रूलिंग एम्पायर जो हुआ करता था उसमें लड़ाई होती थी, वायलेंस बहुत होता था, हिंसा बहुत होती थी। और जो जीता, यानी ट्राइबल अगर जीत गए तो ये अपना एम्पायर बना लेते थे, और अगर ये जीत गया तो एम्पायर रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसी प्रकार से बेबीलोनियन एम्पायर है। बेबीलोनियन का मतलब क्या होता था? बेबी का मतलब होता है गेट, और लोनिया मतलब गॉड्स, यानी कि गॉड्स तक पहुंचने का दरवाजा। बेबीलोनिया उस जगह का नाम। ठीक है, यहां पर जो पहला वंश आया, डायनेस्टी आई, वो थी सामू आबुम। सामू आबुम एक राजा हुआ करते थे। इन्होंने अपना पहला वंश यानी कि डायनेस्टी वहां पर स्थापित करी। इनकी कोई फोटो उपलब्ध नहीं है हिस्ट्री की किताबों में, तो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको फोटो, गूगल पे भी नहीं है, तो बस आप समझ लीजिए कि कोई राजा थे। इनका कालखंड क्या था, ये इसमें 2000 ऐड कर देना, पता चल जाएगा। यानी कि आज के लगभग 3800 साल पहले के आसपास की बात है। इन्होंने इस एम्पायर की शुरुआत करी, स्थापित किया, और इनका जो एम्पायर लंबे समय तक चलता रहा। फिर इनका एम्पायर गिर गया। तो चलने के बाद जो गिर गया था, ये जो एम्पायर था, इसे ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर भी कहते हैं, प्राचीन बेबीलोनियन साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद अकाइडियन जो इनकी लैंग्वेज है, इसको अकाइडियन बोलते थे, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। इसमें ज्यादा जानकारी जैसा है नहीं, बस नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं में से एक ट्राइबल ग्रुप था, एक जनजातीय समूह था, इनको बोलते थे एमोराइट्स। एमोराइट्स पूछा जाएगा क्या है, एमोराइट्स क्या है? ये एक जनजातीय समूह है। ठीक है, जो हिस्ट्री वाले लोगों ने पता होना चाहिए क्या है। एमोराइट्स लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस साम्राज्य को स्थापित करने में, और इनको वेस्टर्न सेमाइट्स भी बोलते हैं। वेस्टर्न सेमाइट्स, सेमाइट या सेमेटिक रिलीजन आपने बहुत सुना होगा, या सेमेटिक लैंग्वेज बहुत सुनी होगी। सेमेटिक लैंग्वेज या सेमेटिक लोग, इन सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनको सेमेटिक लोग कहते थे, बस पता होना चाहिए। तो वेस्टर्न सेमेटिक यानी कि थोड़ा सा पश्चिम में रहने वाले सेमेटिक लोग। ठीक, ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर जो मैं भी बता रहा था, वो कोलैप्स कर जाता है आपका 1600 में। ठीक है, और इसके बाद एक नई ट्राइब आती है, इसका नाम है केसाइट्स ट्राइब। केसाइट्स ट्राइब, इन्होंने इनको हरा दिया और अपना नया रूल स्थापित कर लिया मेसोपोटामिया में। तो यानी कि बेबीलोनियन भी उसी में है और ये भी अब उसी में आ गए, केसाइट ट्राइबल में अपना राज स्थापित करके। ठीक है, इसके बाद जो एम्पायर आता है, बेबीलोनिया का समझ में आ गया। बेबीलोनिया पे पहले एक राजा था, उसने अपना एम्पायर चलाया, फिर वो हरा दिया गया कैसाइट्स द्वारा, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, कुछ समय तक वो चलता रहा, फिर वो भी अपना हार गया। किससे हारा? इनसे, असाइरियन एम्पायर से। असाइरियन एम्पायर क्या है? ये जो आपको टिग्रिस रिवर दिख रही है, इसके ऊपर जो जगह है एसाइरिया,
यहाँ के लोग, यहाँ के ट्राइबल लोगों ने जब अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उसे असारियन एम्पायर कहला दिया गया। ठीक है, ये नॉर्दर्न मेसोपोटामिया की बात है। और इन लोगों का जो भगवान हुआ करते थे, जिन्हें ये अपना भगवान कहते थे, उनको बोलते थे असुर। और इसी के नाम पर इनका एक यहाँ पर शहर भी बसा था। ठीक है, तो इनके भगवान का नाम असुर हुआ करता था। अब वो उनका श्रद्धा है, उनको क्या मानना है। ये लगभग 1350 बीसी के आसपास की बात है। तब इनका भी एम्पायर लंबे समय तक चलता रहा। जब इनका एम्पायर भी वीक होने लगा और धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तो इसके बाद जो साम्राज्य आया ताकतवर निकल करके, वो था आपका मीडिया का एम्पायर। मतलब ये जो ईरान वाला क्षेत्र है, इन लोगों ने जो कब्जा करना स्टार्ट किया था, पर्शियन एम्पायर बाद में बना था, उसके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाया। समझ गए? तो मैंने क्या बताया आपको, मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी जहां पर दो बड़े रीजन थे। एक था आपका बेबीलोनिया जो कि यूफ्रेट्स नदी के किनारे था, एक था असाइरिया जो कि टिग्रिस नदी के किनारे था। इन्होंने समय के साथ अपने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए थे। और बेबीलोनियन एम्पायर जो है सबसे पहले बना था यहाँ पर, और ट्राइबल लोग ही बनाते थे। उन लोगों को इकोनॉमिक फायदा चाहिए होता था, उन्हें पता था इस जगह पर जाएंगे तो इकोनॉमिक फायदा होगा। अब वहां पर पहुंचे कैसे, तो पहले वहां के पावरफुल आदमी को हराओ, तो लड़ाई होती थी, हरा दिया जाता था, अपना एम्पायर बना लेते थे। और ट्राइबल लोग माइग्रेट बहुत करते थे। माइग्रेट क्यों करते थे? पैसे के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें थी। ये यहाँ पर घटना घटित हो रही थी। धीरे धीरे यहाँ पर और एम्पायर्स आए थे। दो केस स्टडी बताई है मैंने। ऐसे छोटे मोटे बहुत एम्पायर आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसके बाद बड़े बड़े एम्पायर आए थे। पर्शियन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, ये हैं जानने जैसे। ग्रीक एम्पायर आया उधर, फिर उधर रोमन एम्पायर आया। इनकी कहानी से ही आपको पता चलेगा कि ये धीरे धीरे देश कैसे बने। फिर टर्की कैसे बना, सीरिया कैसे बना, आपका इराक कैसे बना, आपका लेबनान कैसे बना, है ना। ये देशों का जब आपको पता चल जाएगा कि ये बने कैसे, तब इनकी ये कहानी समझ में आएगी कि बाद में लड़ते क्यों रहे एक दूसरे से, और आज भी ये आपस में किस डिफरेंस के कारण लड़ते रहते हैं। यही उद्देश्य है ये सीरीज चलाने का। मैं बहुत जल्द इस पॉइंट तक आ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनकी लड़ाई का जो कारण है वो इनके इतिहास में है, और इनका इतिहास क्या है वो ये सीरीज बताएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।